निश्चित तौर पे भारत ने अपना जो पहचान है, अपना रिकॉग्निशन है, पूरे विश्व लेवल पे बड़ा किया। यानी ये तो वही हो गया कि हम अपने घर में अच्छा खाना न खा रहे हों, लेकिन घर के बाहर जब हम निकल रहे हों और खूब बढ़िया कपड़ा पहन लें और खूब सुंदर श्रृंगार करके रोड पे निकल जाएं तो लोग हमें अमीर कहने लगें। हमारा देश नौजवानों का देश है। आप देखे होंगे यहाँ के ट्रेनों की हालत, अग्निवीर योजना, ऐसा नहीं लगता कि ये एक छलावा है, भुलवाया जा रहा है युवाओं को रोजगार के नाम पर? शिक्षित होना और साक्षर होना बहुत अंतर है इसमें। बहुत बड़ा संकट में है हमारा धर्म, उसको पता ही नहीं है उसके लिए हितकर क्या है, हानिकर क्या है। हेलो दोस्तों, जीआर खबर पर पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अजय साहनी स्टार हूं और मेरे साथ इस समय एक बहुत ही प्रखर वक्ता, एक शिक्षक श्री अरविंद निषाद हैं। मैं इनसे बात करूंगा। आज की वार्ता हम लोगों की होगी जो वर्तमान समय में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है उसके मध्य में, और ये चर्चा होगी कि वर्तमान समय में कौन सी सरकार बेहतर रहेगी जो इस बार बनेगी, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। और भी तमाम विषयों पे शिक्षा से जुड़े हुए तमाम तरह की बातें होंगी, क्योंकि यह एक अध्यापक हैं, एक मैनेजमेंट चलाते हैं विद्यालय का अपने, और इनकी पकड़ जो है शिक्षा पर बहुत प्रबल है। इनके विद्यालय पे बहुत सारे ऐसे अभिभावक भी आते हैं जो जागरूक हैं, काफ़ी जो है उनके अंदर जानकारियां हैं। तो इन सारी चर्चाओं को आज समेटेंगे, क्योंकि रुद्रपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और जो कि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में आता है और देवरिया जनपद पड़ता है इनका। तो वहाँ देवरिया से जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री अखिलेश सिंह, इनके विधानसभा के हैं। इन सारे विषयों पे इनसे क्रमशः बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जीआर खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी जी। तो आप ये बताएं कि अभी जो चुनाव चल रहा है, जो हालात है, इसमें किस तरह से देख पा रहे हैं आप इस चुनाव को? क्या इस समय होने वाला है? सबसे पहले तो इसी पे बात करें, क्या लग रहा है? ऐसे चुनाव लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है जी। और लोकतंत्र का चुनाव, इसकी जो अगर विशेषता की बात करूं मैं जी, तो ये गजब की विशेषता देता है हमारा संविधान जी। एक शराबी आप देखते होंगे कहीं कहीं मिल जाते हैं सब, जो पी करके सड़क पे गिरे रहते हैं। जी जी जी। और इस देश का जो सबसे अमीर शख्स है या फिर सबसे पावरफुल शख्स है या सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है जी, संविधान ने कुछ ऐसा विशेषता दिया है कि हर व्यक्ति का जो मत है उसका एक बराबर है जी। तो अपने आप में ये महापर्व है, किसी समाज, किसी देश, सभ्यता, समुदाय के भविष्य को तय करता है चुनाव जी जी जी। अगर मैं वर्तमान चुनाव की बात करूं, अगर भारतवर्ष की जी, तो दो पार्टियां विशेष तौर से, एक भाजपा जो राज कर रही है और कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन जी। और पिछले जो 10 सालों में एनडीए ने जो राज किया है जी, थोड़ी सी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है जी। अगर मैं व्यक्तिगत विश्लेषण करूं, सबसे पहले मैं अगर ये बता देना चाहता हूं, मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना लूंगा। मैं अपना एक विश्लेषण ही है। हाँ, चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं जी जी जी, तो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है पहले की अपेक्षा। पहले क्या था, मोदी लहर एक बहुत बड़ी वो था। तो हाँ, 2014 में जब आई सरकार तो लोगों को ऐसा लगा कि एक पिछड़ा समाज से आने वाला एक प्रधानमंत्री मिला है देश को, एक गरीब माँ का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, और तमाम अपने बारे में प्रचार। लेकिन बाद में धीरे धीरे 2019 वाला चुनाव बीतने के बाद लोगों को लगने लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक पोलराइजेशन और मोनोपोली, एक हवा बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई जो सहज नहीं था, लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। फिर भी मतलब एक माहौल बना रहा, मतलब लगातार 10 वर्षों तक शासन सत्ता में रहना। लेकिन इस बार का क्या मतलब आपको लगता है कि क्या इस बार क्या होगा, उस पर मैं अपनी राय रखूंगा जी। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, अच्छा, उस समय दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और काफी नजदीक से चीजों को देखा। और राजनीतिक, चूंकि केंद्र है दिल्ली, राजधानी है जी, तो वो एक जो लहर थी मोदी जी का, उसकी तुलना इस समय नहीं की जा सकती। इस समय कम है, बेहद कम है। लहर, और मैं यहाँ खुल के भी कह देता हूँ, उस बार मैं वोट बीजेपी को किया था। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी को वोट मैं किया था। और अभी किसको करना है ये बात मैं अभी
जनता के सामने मैं ये, चूंकि ये निजी हक है, ठीक है, ये मेरा हक है कि मैं बताऊं या ना बताऊं। हाँ, तो मैं न बताने के पक्ष में हूँ। नहीं, ठीक है। हाँ, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और कुछ फैक्टर्स जो देखिए, निश्चित तौर पे भारत ने अपना जो पहचान है, अपना रिकॉग्निशन है, पूरे विश्व लेवल पे बड़ा किया। बड़ा किया पूरे। कुछ हमारे गांव देहात के लोग विदेशों में हैं, रहते हैं, कॉल करते हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो उनसे मेरी बात होती है तो वहाँ योगी मोदी का नाम वहाँ से लोग लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। एक बात बताइए आप, जैसे मान लीजिए विश्व लेवल पे हमारा नाम हो, जस हो, चर्चा हो, देश के 2 नेताओं का बड़ा नाम लिया जा रहा हो गौरवान्वित होकर, ये तो एक धर्म के आधार पर भी जैसे राष्ट्रवादी नारा देकर भी किया जा सकता है, हम भारतवासी हैं, भारत पर गर्व है, इस तरह की बातें करके। लेकिन ये बताइए कि जैसे कभी कभी आप देखे होंगे यहाँ के ट्रेनों की हालत, यानी जर्जर हालत है, ट्रेनों में लोग ठूस ठूस कर परदेशों में कमाने जा रहे हैं, बड़ी बदहाली में जीवन जी रहे हैं लोग। यहाँ की झोपड़ियों में अभी भी बहुत से महिलाओं के घर, बहुत से चूल्हे चौके, मतलब गैस सिलेंडर नहीं है, बहुत बदहाली में जीवन जी रहा है। अगर सिलेंडर मिल भी गया है मुफ्त का उन्हें, तो भराने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। गरीबी का आलम वही जस का तस दिखता है। लेकिन ये नाम बना के, हवा बना के बड़ा बन जाना, यानी ये तो वही हो गया कि हम अपने घर में अच्छा खाना न खा रहे हों, लेकिन घर के बाहर जब हम निकल रहे हों और खूब बढ़िया कपड़ा पहन लें और खूब सुंदर श्रृंगार करके रोड पे निकल जाएं तो लोग हमें अमीर कहने लगें। ये तो वही हाल हो जाएगा। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे मैं उसी पहलू पे आने वाला हूं, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं, तो हम लोग बायस्ड नहीं होंगे, पक्षपाती नहीं होंगे। जो हकीकत है वो हकीकत है। देखिए, बहुत दिनों से राम मंदिर का मामला अटका हुआ था। ये देश को बधाई है, मोदी जी को बधाई है, योगी जी को बधाई है। लेकिन जो ग्राउंड स्तर पे आपने जो अभी बातें रखी कि जो गरीबी का आलम है, ठीक है, अशिक्षा का जो आलम है, हमारा देश नौजवानों का देश है। 140 करोड़ हम पार कर चुके हैं, बहुतायत संख्या है हमारे नौजवानों की। हमारे नौजवानों का जो रोजगार का जो वो मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं, चूंकि आपने मेरा परिचय कराया एक शिक्षक के रूप में, मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, शिक्षक से ज़्यादा कहीं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। मैं कुछ दिन पहले दुबई था, आपको याद है, आप भी साथ थे। मैं एक यूरोप का एक देश है फिनलैंड। अच्छा। वहाँ एक व्यक्ति मिला, मेरा उससे इंटरव्यू लिया गया। मैं उसका इंटरव्यू लिया था। अच्छा। होटल एटलांटिस, दुनिया का जाना माना होटल है, वहीं पे मैंने उसका लिया था। तो उसने इंटरव्यू में कहा कि गजब की बातें कही। कहा कि बहुत रिच कंट्री है फिनलैंड, और वहाँ मतलब पीएचडी तक की, फ्रॉम नर्सरी टू पीएचडी शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। क्या बात है। मतलब अभी आज देखिए, आज अगर हम एक वर्ग की बात करें तो वो हाई स्कूल इंटर बहुत करता है, तो प्राइवेट तरीके से कहीं से बीए ग्रेजुएशन वगैरह करके तुरंत मुंबई, दिल्ली या फिर विदेश मजदूरी करने चला जा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बड़ा, मतलब हम बताना चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में। बहुत बड़ी बात आपने कही। एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, मन में इच्छाएं दबी की दबी रह जाती हैं, सही लोग नहीं मिल पाते हैं कि उनसे जी भर कर चर्चा की जाए किसी विषय पे, किसी मुद्दे पे, और आप लोगों तक सही तथ्य और सही कंटेंट पहुंचाया जाए। बातों को ख़त्म करना पड़ता है, जानबूझकर हम लोगों को डिबेट या फिर कोई इंटरव्यू को जल्दी से निपटाना पड़ता है। लेकिन आज जब ऐसे अरविंद निषाद जैसे जागरूक लोग भी मिलते हैं, जानकार लोग मिलते हैं, तो तथ्यों पर चर्चा करने पर मज़ा आता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, अग्निवीर योजना, ऐसा नहीं लगता कि ये एक छलावा है, भुलवाया जा रहा है, युवाओं को रोजगार के नाम पर एक ऐसे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इस तरह की योजनाओं को अगर परोसा जाएगा तो देश के युवा बेरोजगार तो नहीं होंगे, रोजगार मिलकर थोड़े बहुत मतलब उनके पास शायद सृजन कर सकेंगे। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो देखा जाए तो वादे जो हुए हैं, जैसे कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया, तो ये क्यों किया गया? अगर मतलब एहसास था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, काला धन लाने का वादा किया गया, ये सब मतलब जनता को, नेता जो हमारे देश के हैं, आम जनता को जो गरीब और बहुत अशिक्षित भी श्रेणी में आती है, उसे भ्रमित करके वोट ले लिया जाए,
इस तरह के कॉन्सेप्ट को करने से ज़रा भी कतराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। और ये जो आबादी, बड़ी आबादी 80 करोड़ की आबादी हमारी मुफ्त का राशन ले रही है हमारे सरकार से। मुफ्त का राशन लेने वाली आबादी में महिलाएं बहुत हैं ऐसी जिनके घर में पुरुषों का माली हालत यदि ठीक नहीं है, इनकम यदि अच्छा नहीं है उनका, तो उनको लग रहा है कि मोदी ही उनके गार्जियन बन गए हैं। उनको लग रहा है बड़ी राहत मिल जा रही है इससे, और राहत निश्चित तौर पे मिलेगी। राशन मिलना कोई आम बात नहीं है। उतना ही राशन जुटाने भर के उनकी शायद क्षमता नहीं है, खरीदने भर के क्षमता नहीं है। तो ये दिखा कर, ये देकर ऐसा भी तो है कि मतलब उसके जगह पे कोई उनको अवसर दिया जाता जिससे वो 5 किलो राशन से ज़्यादा कमाई करने का कुछ ऑप्शन ढूंढ पाते लोग। क्या ऐसा नहीं मतलब कर सकती है सरकार? नहीं, देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है जी, ठीक है। सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी दूरदर्शिता है सरकार में। मुफ्त बनाए रखिए और राज करिए, ऐसा भी है क्या? ये तो जैसे केवल मैं किसी एक विशेष पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, ये एक राजनीति का बहुत बड़ा पहलू रहा है। ये तो शुरुआत से रहा है, लोगों को गंवार बनाए रखिए। हाँ, ये एक चीज बताऊं मैं आपको, शिक्षित होना और साक्षर होना बहुत अंतर है इसमें। जी जी जी। भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी आबादी, उसको पता ही नहीं है उसके लिए हितकर क्या है, हानिकर क्या है। क्या बात है, ये लोग उनको खुद ही नहीं पता है। बस उन्हें उन्माद में भर दीजिए, आप बोल दीजिए बहुत बड़ा संकट में है हमारा धर्म, और वो एकदम पागल हो जाएंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए, खाना दाना नहीं चाहिए, बस धर्म की रक्षा है तो निकल पड़ेंगे। मैं देखिए, मैं यहाँ पे ये दो पक्षीय बात रखूं, एक पक्षीय बात नहीं करूंगा। मैं न कांग्रेस को न भाजपा, दोनों को नहीं दोषी दे रहा हूँ। मैं पूरे एक सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। अच्छा, हमको आज़ादी मिले काफी दिन हो गए, जिसमें भाजपा ने अभी कम साल राज किया जी। जब हम आज़ादी मिली थी तो हमारी जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी जी। आज हम 140 करोड़ के पार हैं जी 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 जी। तो जो आपने बात रखी, निश्चित तौर पे 5 किलो राशन बहुत बेहतर विकल्प है। मैंने उन ऐसे परिवार देखे हैं जो कमाने योग्य नहीं है, 5 किलो राशन उनके लिए अमृत जैसा है जी जी। ऐसे भी परिवार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अवसर दिया जाए। और मैं बताऊं, इस धरती पे सबसे बड़ा जो संसाधन है वो मानव संसाधन ही है जी। जिसमें हम सबसे रईस हैं चाइना के बाद जी जी। यानी जनसंख्या के मामले में हम जी। दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए, मतलब सरकार की नीयत या फिर कोई ऐसी योजनाएं आ जाए सरकार में कि हर व्यक्ति की गुणवत्ता निखार दी जाए, तो देश समझिए अमेरिका का बाप बन जाएगा। शब्द थोड़ा गलत है, मतलब अमेरिका वगैरह दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र बन सकता है जी। क्योंकि इंसान जो है ना, प्रकृति ने इंसानों को वो क्षमता दी है। मतलब इस पूरे यूनिवर्स, अगर आप फिजिक्स के छात्र हैं छात्र रहे हैं या फिर आप संबंध रखते हैं, तो आप इस चीज को देखेंगे कि जो पावर एक मनुष्य को दिया गया है और मनुष्य ये मानव शरीर में जो ब्रेन दिया गया है, ये क्या क्या नहीं कर सकता है। अब जरा गौर करिए, 100 साल पहले ये कार थी क्या? नहीं। एरोप्लेन था कि नहीं था। यानी अभी ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हुए, ऐसे ऐसे बच्चों ने, नौजवानों ने ऐसी ऐसी कंपनियां खड़ी कर दी। जैसे मान लीजिए अगर हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा की बात कर लें, कुछ सोशल ये इलॉन मस्क के कंपनियों की बात कर लें, ये कितने दिन की उपज है सर, और कितना रोजगार दिया, कितना रेवेन्यू दिया देश को। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक नौजवान, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति देश के अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है, वो गॉड गिफ्टेड है। बस ना दिक्कत क्या है कि उसे हम तराश नहीं पा रहे हैं, सिस्टम नहीं है हमारे पास। देखिए, हर कोई इंडिविजुअली इस चीज़ को तराश नहीं सकता है, उसकी अपनी क्षमता होती है। आम आदमी अपने भूख और अपनी गरीबी बदहाली से लड़ने में परेशान है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आलम यह है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कई एक सेक्टरों में। सड़कों का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, शिक्षा के ओर, हॉस्पिटल या इस तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सरकार अहम भूमिकाएं निभा रही है। दिन प्रतिदिन कार्य चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक पहलू है जो बड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता है उसको, और उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि एक वर्ग है, एक समुदाय है, एक अल्पसंख्यक वर्ग जिसे हम लोग कहते हैं, वो बड़ा हताश और निराश नज़र आता है।
धर्म की राजनीति का बड़ा भारी जोर और शोर मचा है देश में। यानी विकास कार्य तो चल रहे हैं, ये माना कि वो विकास कार्य सबके लिए हैं, सड़क पर हिंदू भी चलेंगे, मुसलमान भी चलेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ मामलों में जैसे योगी जी खुल के मंचों से कह रहे हैं कि हमने लाउड स्पीकर मीनारों से उतारवा दिया, सड़कों पे अब जो है लोग नमाज नहीं पढ़ते। नमाज आदि की बात आती है तो नमाज को लेकर कई जगहों पे ऐसे मॉल या ट्रेन या ऐसे जगहों पे नमाज पढ़ते हुए लोगों को रोकने का कार्य किया गया। नमाज या सजदा या पूजा ये सब व्यक्तिगत चीज़ें थीं, इसे राजनीति और इस पटल से जोड़ देना ये कहाँ तक सटीक लगता है? क्या ये सही लगता है इस तरह से लोगों को मतलब धर्म के नाम पर बांटना और डराना? क्या लगता है? देखिए, अगर धर्म और राजनीति की बात की जाए तो एक बतौर शिक्षक मैं यही कहूँगा कि धर्म की अपनी जगह है, राजनीति की अपनी जगह है। अगर धर्म को लेकर राजनीति तो नहीं करना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। ये मानव समाज में एक तरह से सांप्रदायिक दंगे फैलाता है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करता है जी। हो सकता है कि एक पल के लिए, एक समय ऐसा है, एक दौर ऐसा है कि एक समुदाय बलशाली है तो दूसरे वाले पे वो अत्याचार करेगा जी। कुछ वर्षों बाद ही ये उसके उलट हो जाएगा। मैं बहुत छोटे ही जीवन में इस चीज़ को देख चुका हूँ कि सरकारें कई बार बदली, पर कई प्रदेशों में बदली, जो सत्ताधीन लोग रहे, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी रही, चाहे सपा रही या भाजपा रही, तो एक आधिपत्य और एक अपना एक दबदबा सा बना देना, फिर उसी का बदला सरकार लेती है। ये बदले वाली राजनीति जो है ना जी, ये हटनी चाहिए। यानी देश में ऐसे नेता आने चाहिए जो दूरदर्शिता पे फोकस करें जी। यानी इन सब विषयों का जगह ही नहीं होना चाहिए। जगह होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ विकास का होना चाहिए, प्यार और भाईचारा का होना चाहिए, एकता का होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कहा, लेकिन एक बात यहाँ पे छूट न जाए इसलिए ये करना भी ज़रूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि पुरानी कहीं कुछ गलतियों से प्रेरणा लेकर लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव वर्तमान में जिस रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस के इतने सारे लंबे अरसे में शासन सत्ता में रहने के बावजूद बड़ी जद्दोजहद झेलना पड़ गया विगत 10 वर्षों में पार्टी को या पार्टी के तमाम नेताओं को, बदनामियां और तमाम तरह के उपहास सहने पड़े, ऐसे में राहुल गांधी का एक उदय एक नए सिरे से क्या नज़र आता है? आने वाले वक्त में कुछ भविष्य दिख रहा है क्या? अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, वापस आना, ये सब क्या नज़र आता है? कुछ लग रहा है कि ये बिल्कुल जो अभी वर्तमान में 10 वर्षों से शासन सत्ता में एनडीए शासन में थी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, इस तरह के स्लोगन चल रहे थे, ये क्या कहीं जाने का संकेत है क्या? जब दिया बुझना होता है तो बड़ी तेज मतलब एक तरह से फड़फड़ाहट होती है। और ये जो लोग आए हैं, अरविंद केजरीवाल गठबंधन में आए हैं, चूँकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इन सभी लोगों के मिल जाने से क्या कुछ खास हो सकता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे कि लोग अगर अपनी सहभागिता दे रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे कैसे कैरेक्टर लग रहे हैं ये लोग? कैसा लग रहा है इन लोगों को देख के? इन लोगों में कुछ चेंज आया है क्या बड़ा? नहीं, निश्चित तौर पे इनके छवियों में काफ़ी वो हुआ है, उछाल हुआ है। राहुल गांधी के भाषण वगैरह सुनते होंगे आप, बड़े नहीं, राहुल गांधी जी की बात अगर कहूँ तो पहले से ज़्यादा प्रखर हुए हैं जी, पहले से ज़्यादा प्रखर हुए हैं, और तेजस्वी यादव भी काफ़ी प्रखर हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इस लोकसभा चुनाव में ये जो महापर्व चल रहा है, इनकी भागीदारी है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब चेंजेस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ही बदल जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ ना कुछ जो है 400 पार का नारा फेल हो जाएगा, ये संभव हो सकता है कि फेल हो जाए। और लेकिन अभी मैं कुल मिला के अगर देखूं तो लड़ाई मेरे हिसाब से कांटे की चल रही है। अच्छा, कांटे की चल रही है। भविष्य के गर्भ में क्या है ये बता पाना इंसान के बस की बात है नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम क्षेत्र वाइज अगर बात करें, एरिया वाइज बात करें, तो आप दिल्ली में देख सकते हैं दिल्ली का प्रभाव, पंजाब का प्रभाव, आप उधर बंगाल का देख सकते हैं। तो ये जो 400 पार का जो नारा है, ये शायद थोड़ा कम हो, शायद थोड़ा कम हो जी। क्योंकि देखिए, जब लोग बढ़ेंगे तो अपनी कुछ न कुछ प्रदर्शन करेंगे, वो अपना कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो हासिल करेंगे।
मेरे कहने का मतलब ये है जरूर 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 कि चलिए, अगर पूरी चर्चाएं बहुत लंबी हो जाएंगी और इसलिए इसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन खत्म करने के पहले बात करेंगे हम रुद्रपुर विधानसभा से, चूंकि अरविंद निषाद जी आते हैं और वो विधानसभा रुद्रपुर बांसगांव संसदीय क्षेत्र में आती है लोकसभा के, तो इसमें क्या होने वाला है? कौन यहाँ से जीत सकता है, सदल प्रसाद या फिर कमलेश पासवान? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन का जवाब देना कुछ अंदाजा ये लगा सकते हैं कि चूंकि गठबंधन हो चुका है, ठीक है, अगर कमलेश पासवान जीतेंगे तो चौथी बार सांसद बनेंगे। हाँ, बड़ी बात होगी। थोड़ी सी नाराजगी लोगों में देखी गई है, कई एक वीडियो आए, लोगों ने स्वागत नहीं किया। अच्छा, हाँ, कई वीडियो सोशल मीडिया पे ये मतलब वो रन किए, दौड़े, लेकिन एक मैं बताऊं, एक थोड़ी सी लहर जो होती है ना, वो लहर पूरी तरह नहीं खत्म हुई है ना। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, विशेष तौर से महिलाओं में, विशेष तौर से महिलाओं में जो राशन का मुद्दा हुआ या फिर किसान सम्मान निधि का हुआ, तो जो भी कार्य हैं उनके असर अगर हैं, तो अगर आप दोनों प्रत्याशियों की तुलना की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ भी मुझे कांटे की लड़ाई दिख रही है। चलिए ठीक है, अब आप बताइए, जिले पर बात करते हैं। जिले पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता और विधानसभा के पूर्व विधायक रहे अखिलेश प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, तो वहाँ का आलम क्या होगा? अभी देवरिया टाइम्स ने एक सर्वे निकाला था। अच्छा। आज का सर्वे है, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है। उसमें काफ़ी बड़े मतलब रेशियो पे अखिलेश सिंह को दिखाया जा रहा है। अच्छा। एक सर्वे कराया था देवरिया टाइम्स ने, तो अखिलेश सिंह जो हैं पूर्व विधायक वहाँ वाले, वो काफ़ी उनका नंबर ज़्यादा है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, शशांक मणि त्रिपाठी जी वो एक ऐसे परिवार से हैं, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी सांसद भी रह चुके हैं, उनके पिताजी जी, और उनके परिवार से हमको लगता है देवरिया जिले के प्रथम डीएम भी रहे हैं। और जागृति सेवा संस्थान जो वर्तमान में हमारे शशांक मणि त्रिपाठी जी चलाते हैं जी, उनकी एक बहुत गहरी पैठ है। मुझे जहाँ तक पता है, ये पता है कि 17 लाख महिलाएं जुड़ी हैं उनसे। अच्छा, जागृति सेवा संस्थान एक बहुत बड़ी संस्था है और तमाम हर गांव, हर कस्बे में उनकी कहीं ना कहीं पहुंच है। क्या बात। ऊपर से बीजेपी, एनडीए, मोदी जी, योगी जी और पूर्वांचल तो आधा इस वजह से भाजपा को वोट देता है। मतलब इस वजह से भी बहुत लोग खुश होते हैं कि ये देश का कोना था, इधर कोई ध्यान ही नहीं देता था जी, ठीक ना। सूबे के मुख्यमंत्री हो गए, तो कहीं कहीं हम लोगों को भी अच्छा लगता है ये बात। हम गोरखपुर घुसते हैं तो हमको। चलिए, बातें जारी रहेंगी और भी बातों के साथ आएंगे। GR खबर पर आप लोग सुन रहे थे, अरविंद निषाद के साथ मेरी वार्ता हो रही थी और ऐसी वार्ता करते रहेंगे। चुनावी समय है, चुनावी समर है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा 4 जून तक यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग बने रहिएगा, GR खबर पर आएंगे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बेहतर बोले, बंद कर दिए।